मान लो एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस तुम्हारा दिया है R, इसमें दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट है और इसकी वैल्यू दिया है R/2। एक थर्ड रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस दिया है R/4, डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक ऐड किया है। ठीक है, ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। बताओ जल्दी से। कितना आ रहा है? 2R। अच्छा, ये सीरीज में ही होगा ना, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखोगे? R प्लस R/2 प्लस R/4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, है ना। तो इसको क्या लिखोगे? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R कॉमन हो जाएगा और यहाँ क्या बच गया? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट। तो किस सीरीज में हो गया? किस में है? कौन सी सीरीज है ये? कोई सीरीज बन रहा है? हाँ, जीपी बन रहा है, जीपी बन रहा है। तो इसमें A इक्वल टू कितना हो गया? 1। R इक्वल टू क्या हो गया? 1/2, यही होगा ना। बाकी फार्मूला क्या पड़े हुए? SN इक्वल टू A/1 माइनस R। तो इसी तरीके से आपका R इक्विवेलेंट भी ये हो जाएगा। A की वैल्यू 1 रखो और 1 माइनस 1/2 यहाँ पे दिया क्या? R है ऑलरेडी, तो 1 माइनस 1 यानी ठीक है, सही तुम्हारा। फिर हम लोग का R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2R। अच्छा, इसी को अगर ऐसे बना दिया जाए, चलो इसको इरेज कर दें, नोट करोगे? कर तो लोगे तुम, आसानी है, कर ही लिए हो। कहाँ गया वो हालैंड वाला? ये डॉट डॉट करके दिया है। मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है R, यहाँ दूसरा लगा है 2R, यहाँ थर्ड लगा है 4R और ये क्या है? डॉट डॉट करके। ये है आपका A और A है B। A इनफाइनाइट तक ऐसे गया हुआ है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए A और B के बीच का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच का फाइंड करिए। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, इनफाइनाइट तक है, अनंत तक। कहां तक है? अनंत तक, अनंत। R भाई, ये पैरेलल हो गया ना, फिर इसके पहले वाला सीरीज था, एक इसमें हो गया, तो वही तो आएगा। फिर 2R नहीं आएगा, R/2 आएगा। अरे भाई, इसका लिखोगे तो एक होगा 1/R हो जाएगा ना। इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/4R प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। या 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू R, 1/R कॉमन हो गया, यहाँ क्या बच गया? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4।
तो यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r, यहाँ क्या हो गया 1/1 माइनस 1/2 फार्मूला के हिसाब से। तो कितना हो गया 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/r, या r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया r/2। ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ठीक है। हमको ये देखना है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, एक चीज जान लो, जैसे मान लो कोई अगर मेटल्स ले लो, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों का मोशन बड़ी तेजी से फैलता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मेटल्स का लेंथ भी इंक्रीज होता है, उसका जब लेंथ इंक्रीज होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी कहीं कहीं बढ़ती होगी या तो घटती होगी, कुछ कुछ इफेक्ट पड़ता होगा, क्योंकि उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर मान लिया जाए कोई भी एक वायर है, कोई भी मेटल्स है, किसी एक पर्टिकुलर मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर डिफरेंट सेम टेम्परेचर ले लो, जैसे मान लो अगर हम कहें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आप आयरन का ले लिए और एक कॉपर का ले लिए, टेम्परेचर सेम है लेकिन दोनों का रेजिस्टिविटी अलग अलग डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका नेचर अलग अलग है। लेकिन अगर वायर एक ही है तो एक माने इसका जो इफेक्ट पड़ेगा इस पर केवल इसी पड़ेगा, लेकिन सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट टाइप के मेटल्स पे डिफरेंट टाइप की डिपेंडेंसी होती है, मतलब ये है। ठीक है, यानी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पर, लेकिन डिफरेंट टाइप के मेटल्स पे जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होती है वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आयरन का है तो जिस टेम्परेचर पर जिस तरह से चेंजिंग हो रही है उसी तरीके से कॉपर का भी होगा, ऐसा नहीं है, उस पर चेंजिंग होगी। जैसे मान लो कि अगर किसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, पढ़े होगे तुम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लास 11th में, क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी के रिफरेंस में कोई वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी है तो कैसे चेंज हो रहा है उसके लिए कोई तो रिफरेंस मानोगे ना, तो वह रिफरेंस अक्सर हम क्या लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, क्या लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, या एक और पर्टिकुलर टाइम रखा गया 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम 0 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो कितना है रो नॉट ले लो, ठीक है। इसको T डिग्री सेल्सियस तक आप इंक्रीज किए तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो गई रो टी। आप क्लास 11th में जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे होंगे हीट, उसमें एक रिलेशन पढ़े थे कैसे डिराइव हुआ था, उससे एक इक्वेशन आपको मिला था, उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन इसका होगा रो टी इक्वल टू क्या होगा रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी 0, जहां टी टेम्परेचर हो गया T डिग्री सेल्सियस और T नॉट मतलब ये 0 हो गया। तो रो टी, इस इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं किसका रेजिस्टिविटी का। अब अगर इस रेफरेंस को क्या मान लिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस, तो रो टी इक्वल टू क्या आ गया बताओ रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी, या इसको क्या लिख सकते हो रो टी इक्वल टू रो प्लस रो एल्फा टी। इसको इधर लाओ तो क्या लिखोगे माइनस इक्वल टू रो नॉट एल्फा टी, या एल्फा इक्वल टू क्या हो गया माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी, रो नॉट इंटू टी। तो यहां एल्फा क्या है बताओगे क्या है, क्लास 11 में पढ़े हो एल्फा, एल्फा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एल्फा इक्वल टू कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर एल्फा, इसकी यूनिट क्या होती है? हाँ, पर डिग्री सर। देखो कोफिशिएंट है ना ये, इसकी वैल्यू देखो, ये सब क्या हो गया, सेम है, कैंसिल हो जाएगा, केवल टी तो बचेगा यार, कॉमन चीज लगाओ, रो 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 दिया, इसका यूनिट इसका यूनिट, क्योंकि देखो दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब दोनों के डायमेंशन सेम हो, पढ़े हो ना, दोनों की यूनिट सेम हो, तो ये यूनिट क्या है तुम्हारा, सेम है, और बाकी रो नॉट ऑलरेडी है, तो कैंसिल हो, तो बचेगा क्या, टी, तो टी का क्या होता है, पर डिग्री यानी केल्विन, क्या हो जाएगा, केल्विन, यूनिट हो गया, यूनिट प्रति केल्विन, यूनिट क्या हो गया, प्रति केल्विन हो गया। डायमेंशन इसका क्या होगा बताओ, डायमेंशन थीटा, इसको ऐसे लिख दोगे एम नॉट एल नॉट थीटा माइनस 1, ये डायमेंशन होगा किसका, कोफिशिएंट का। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमें ये निकालना कि कैसे इफेक्ट डालता है, तो रो टी जो रो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखो किसके हो रहा है, टी के, ये सब तो कोफिशिएंट हो गया, इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि देखो ये तो रो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, उसके साथ अब एल्फा और टी का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑलरेडी जो टी डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस होगा वो अधिक वैल्यू उसकी आएगी। इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टिविटी, यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा या प्रतिरोधकता होगा वो क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो लेकिन उसका जो आप कैलकुलेशन करेंगे, आप इस फार्मूले इस इक्वेशन से करोगे, स्पेशली जो आपका फार्मूला जो है ए वाला, इसका बहुत यूज है, इसी पे आपके न्यूमेरिकल समेशन पूछे जाते हैं, और वो जो फार्मूला यहाँ से आया, और ये कहाँ से डिराइव हुआ है, क्लास 11th में पढ़े होंगे, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो जय श्री राम, नोट करिए। फर्स्ट ईयर की मस्ती सजा तो थोड़ा बहुत होना ही है, उसमें कोई दो रात है नहीं। और देखो अगर एल्फा तुम्हारा पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव के साथ, लेकिन अगर ये निगेटिव होगा तो निगेटिव के साथ डिक्रीज हुई होगा, दोनों ध्यान रखना। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, कब, जब एल्फा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के साथ इंक्रीज होगा, और अगर निगेटिव तो निगेटिव के साथ डिक्रीज होगा। ये तो रेजिस्टिविटी का था, किसका था, रेजिस्टिविटी का। इससे रेजिस्टेंस का कैसे कोरिलेशन करोगे बताओ, रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या पढ़े हो आप, रो एल अपान ए, ठीक है। तो अगर आर इक्वल टू रो, इसका मतलब ये हो गया कि देखो जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो रो तो इंक्रीज होगा, उसके साथ एल भी इंक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होगा। मान लो किसी वायर को टेम्परेचर दोगे, हीट करोगे तो इतनी तेज थोड़ा, बहुत तेजी से बहुत कम इंक्रीज होता है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए ये लगभग हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कांस्टेंट ही माना जा सकता है इसके रिस्पेक्ट में। तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बताओ, रो, नहीं हुआ। तो जब आर प्रोपोर्शनल टू रो है तो आप जो इक्वेशन रो टी इक्वल टू लिखे थे उसको हम आर टी इक्वल टू भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, या अगर 0 डिग्री सेल्सियस इसको लेते हो तो आर टी इक्वल टू क्या हो गया, आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी, इसको इधर लाओगे तो ये हो गया आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट एल्फा टी, या एल्फा इक्वल टू हो गया आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लिख लीजिए आप। अब अलग अलग मेटल्स वगैरह जो वो है उसके अनुसार इसको अब जो मेटल्स होता है किसके लिए, देखो मेटल्स अलग अलग के लिए
अलग अलग अभी ग्राफ बनाएंगे, उसको ध्यान से देखना तुम लोग। जैसे मान लो ए रो हो गया, ये आपका क्या हो गया टेम्परेचर टी। यहाँ पे मान लो एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कितना है रो नॉट। अब जब इंक्रीज करोगे तो इसको ऐसे बढ़ता है, ध्यान देना। ये किसके लिए? फॉर मेटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर मान लो यहाँ पे आर टी इजकल टू आर नॉट, आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस एल्फा टी था ही पहले, होगा ही। अब यहाँ पे अगर आर टी इजकल टू आर नॉट ले लो और यहाँ पे 1 प्लस एल्फा, ये जो मोस्ट मेटल्स है यानी मैक्सिमम अगर जिसका मेटल्स है तो उसके लिए लगभग हम टी अपान 1/273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया जाता है जो प्रैक्टिकली है। तो इसके जगह क्या लिख दो 1/273, यहाँ पे टी हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आर टी इक्वल टू आर जीरो, ये कितना हो गया 273 प्लस टी अपान 273, या इसी को क्या लिख सकते हो बताओ, आर टी इक्वल टू आर नॉट, आर टी इक्वल टू आर नॉट और यहाँ 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस, इसमें केल्विन हो जाएगा। तो मान लो इसको क्या लिख सकते हैं कैपिटल टी अपान 273, ठीक है। आर टी इक्वल टू देखो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आर टी इक्वल टू आर जीरो टी अपान 273, इसका मतलब ये है कि आर टी जो होगा वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया टेम्परेचर की, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज के साथ बढ़ेगा, जबकि उसका कंडक्टेंस क्या होता है डिक्रीज होता है। कंडक्टेंस क्योंकि उसका रिवर्स होता पड़े ही हो, तो यहाँ पे एकदम कंडक्टेंस डिक्रीज होगा जबकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसको लिख के नीचे हम एक मतलब कैलकुलेटर में लिख लेना एक लाइन में, पहले इसको लिख लो, यहाँ लिख लेना फॉर मोस्ट मेटल्स के लिए 1/273 डिग्री सेल्सियस लिया गया। एल्फा की वैल्यू एल्फा इक्वल टू गलत लिख दिया 1273 पर केल्विन लिखो चाहे पर डिग्री सेल्सियस ले लो, पर डिग्री सेल्सियस। हाँ और डिग्री सेल्सियस में केल्विन में हो गया। हाँ इसलिए तो इसको आप डिग्री सेल्सियस में लिए हो, तभी ये जाके कितना हो गया केल्विन चेंज कर दिया इसको। एला जैसे नाइक्रोम में क्या क्या होता है निकिल प्लस क्रोमियम। नाइक्रोम नहीं सुने हो, नाइक्रोम का वायर क्या क्या होता है उसमें निकिल प्लस क्रोमियम होता है। केस 2 फॉर रेजिस्टिविटी लिख लो, रेजिस्टिविटी, हाँ रेजिस्टिविटी ऑफ एला ALLO वाई। एला मिस क्या होता है जी मिश्र धातु। ये बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है सेम रूप से। ये भी इंक्रीज हो रहा है देखो, लेकिन ये नाइक्रोम है, लिख लेना यहाँ पे नाइक्रोम, निकिल प्लस क्रोमियम। थर्ड ये रेजिस्टिविटी का है तो रेजिस्टेंस का भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस ले देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर आर इक्वल टू क्या पड़े बताओ, आर इक्वल टू ML अपान NE स्क्वायर A टाउ, यही पढ़े हो ना, NE स्क्वायर। सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, क्या करते हो टेम्परेचर, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना कि वो दोनों प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं सेमीकंडक्टर में। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। तो जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा
डिक्रीज हो जाएगा ना। देखो इसका डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या होगी, इसी से देखो, इसी से रहा है। सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर में करंट के लिए कितने कौन से रिस्पांसिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस होल। केमिस्ट्री पढ़े होगे, सेमीकंडक्टर को 2 टाइप्स होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो दोनों में अलग अलग रिस्पांसिबल होते हैं, एक में होल होता है और एक में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यानी होल को कोटर कहते हो तुम लोग, और फ्री इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हो। कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उसमें करंट फ्लो होता है ना, तो आई इक्वल टू जो होता है वो आई एच होल प्लस आई इंटू ई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों होता है। सेमीकंडक्टर में जब करंट फाइंड करोगे, देखो एक क्वेश्चन उसमें नोट कराने जा रहे थे, जब नहीं कहता नोट कर लिया तुम लोग, इसीलिए छोड़ दिए थे बीच में। कल का डिस्कस हो रहा था, अरे वो मोबिलिटी में जब मैं शुरू किया था तो उसके पहले थोड़ा सा लिख लिए थे, हालांकि उसी समय बताना चाहिए उसमें। तो आई इक्वल टू क्या होता है, होल प्लस ए। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या लिखोगे, एन ई ए भी डी, तो ए नंबर ऑफ क्वार्टर हो गया, प्लस एन ई ए भी डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्या कॉमन हो जाएगा, ए भी डी कॉमन हो जाएगा, ई भी कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या बचता है, एन एच प्लस एन ई। यानी जो आप सेमीकंडक्टर के लिए करंट निकालोगे उसके लिए फार्मूला आपका ए होता है, क्योंकि उसके लिए दोनों रिस्पांसिबल होते हैं, कोटर प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन, समझे। तो ए आपका उसके लिए रिस्पांसिबल, यानी जो करंट फ्लो होगा ये दोनों होते हैं। तो इसी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ये ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है इसी में केवल। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे आप, तो ये तो बना ही सकते हो, ये हो गया आपका आर, ये हो गया टी, ये कैसे बनेगा समझे, ये डिक्रीज हो रहा है। तो किसके लिए है, सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, बना लो इसको लिख के समझ गए हो, लिख लेना। टेम्परेचर के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, ऐसे समझ लेना, लगा लेना, ऐसे समझ लेना किसका मतलब है, हुआ ऐसे हुआ है। अर्धचालक कहते हैं सेमीकंडक्टर को, अर्धचालक। ये सब ग्राफ वगैरह छोटा छोटा देखा करो, देखो पी लेमडा पी, चलो ठीक है। देखो इसमें यह जो वर्नियर स्केल है ना, ये वर्नियर कैलिपर से आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ऊपर भी देखो लिखा हुआ है, और 1 2 3 लिखा है ना। देखो ये जो ऊपर जो लिखा है वो तुम्हारा जो सिंपल सा इंच पटरी जिसका यूज करते हो स्केल सेम वही है। इसको का सामने देखो, जब ये रोटेट कर रहे हो तो इसमें देखो ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है ना, ये देखो रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो नीचे भी आपका देखो लाइनिंग है, क्या है, लाइनिंग। इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। क्या कहते हो, वर्नियर स्केल। और ऊपर वाले को मीटर स्केल। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज जान लो पहले, मैथमेटिकल वाला पोर्शन देखो। ये वर्नियर स्केल में भी डिवीजन है और मेन स्केल में भी डिवीजन होता है। जब आप कोई चीज मेजर करते हो तो हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के किस लाइन को कोइंसाइड कर रही है या मिल रही है। तो उसको कैसे हम पहले लिखते हैं ध्यान रखो। जैसे एक चीज ध्यान रखो कि जो एन डिवीजन ऑफ बीएसडी है, क्या लिखोगे, एन वर्नियर स्केल डिवीजन, एन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन होता है। पहली बात, एक तुम्हारा मेन स्केल डिवीजन उससे कम होता है तभी कोइंसाइड करेगा, नहीं मान लो अगर एन ए भी होता, एन ओ भी होता तो सब मिलते, तो फिर कैसे काउंट करते। इसलिए एक कम होता है, तब उसमें हम देखते हैं आसानी से कि कौन सा किससे मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अगर मान लो कि 10 VSD है, 10 VSD है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 MSD। बोलो समझ में आया। इसलिए 1 VSD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/10 MSD। ये समझ में आ रहा लाइन। अब लिस्ट काउंट निकालो, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, 1 MSD, फार्मूला याद रखो, 1 MSD माइनस 1 VSD। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन याद होना चाहिए। 1 मेन स्केल डिवीजन MSD माइनस 1 BSD की वैल्यू क्या निकाले हो, 9/10
एम एस डी, एल सी इक्वल टू, या इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/10 एम एस डी होगा कि नहीं, एल सी। अब यहाँ पे 1/10 एमएसडी का मतलब हो गया मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल की 1 डिवीजन की वैल्यू क्या होती है, 1 मिलीमीटर। भाई एक स्केल है, उसमें पढ़े हो ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर, इसमें कितने डिवीजन है, 10, तो छोटे डिवीजन को क्या कहते हो, मिलीमीटर। तो इसका मतलब कितना हो गया बताओ, 0.1 मिलीमीटर, यही तो हुआ 0.1 मिलीमीटर, या इसी को क्या कहोगे 0.01 सेंटीमीटर। यह लिस्ट काउंट होती है किसका, वर्नियर कैलिपर्स का। तो ये क्वेश्चन हमेशा देखो, हालांकि यह एक क्वेश्चन है जो बहुत कई बार पूछा है कि वहां पे 20 डिवीजन दिया है, क्या दिया है 20 डिवीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 एमएसडी। इससे भी निकालोगे तो भी जब भी आएगा 0.0 ही आएगा, वहां पे 5 आ सकता है। जब इस तरह का दिए, जैसे डिवीजन अलग अलग स्केल में अलग अलग तरीके से भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं 10 ही डिवीजन दो, दैट उसमें आप लिस्ट काउंट निकालोगे कि एक डिवीजन की वैल्यू अगर 10 डिवीजन दिया, इसमें इसके एक डिवीजन की वैल्यू कितना आया 0.0। अगर मान लो 20 बीएसडी दे दिया तो 20 बीएसडी इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पर लिस्ट काउंट जब निकालोगे तो क्या लिखोगे बताओ, 1 माइनस 19/20 एमएस होगा ना। तो एलसी इक्वल टू बताओ कितना हो गया 1/20, इसका वैल्यू कितना आ गया 0.5 मिलीमीटर या 0.05 सेंटीमीटर। हमें नहीं लगता कि किसी एक वर्नियर स्केल के किसी का लिस्ट काउंट निकालने अब तुमको नहीं आएगा, आ जाएगा ना, बस ये याद रखना, ये बेसिक चीज हो गई। ये तो मान लो लिस्ट काउंट निकाल लिए, लेकिन जब इससे मेजर करोगे तो रीडिंग कैसे लिखोगे, रीडिंग लिखने का तरीका सीख लो। अभी रीडिंग वाला तब जाके इससे प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा। रीडिंग में सबसे पहले हम लिखेंगे एमएसआर, मेन स्केल रीडिंग, क्योंकि मेन स्केल वाला कुछ बताएगा ना, कुछ तो रीड करेगा, प्लस वीएसआर वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी उसका नंबर ऑफ डिवीजन काउंट करोगे, इनटू एलसी, यानी कितना डिवीजन होगा पता करोगे ना, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई करोगे। और यहां पे प्लस माइनस एरर भी करते हैं, क्या करते हैं एरर, तो ये तो एरर। अब आप इससे मेजर करो, मान लो सबसे पहले इसका यूज क्या करते हैं, किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस, डायमीटर, थिकनेस निकालने के लिए, जैसे क्वाइन का, इस चाक का, पेन का, किसी का भी अगर आप थिकनेस निकालना चाहो, इसका डायमीटर निकालना चाहो, रेडियस निकालना चाहो तो आप निकाल सकते। देखो ये मान लो एक चाक है, चाक का हमको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, ठीक है, मान लो डायमीटर निकालना है या थिकनेस निकालना, जो भी निकालना हो, तो आप इसमें से लगा दिए, ठीक। लगाने के बाद आप देखोगे कि इसका कौन सी वर्नियर की लाइन है, बीएसआर की लाइन है, जो मेन स्केल की लाइन को कोइंसाइड कर रही है। तो कोइंसाइड करने के लिए अगर आप देखो इसमें 1 2 3 4 मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो एक कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के 1.4, अभी तुम लोग खुद लेके देख लेना, मेन स्केल के कितना 1.4 पर कोइंसाइड कर रहा है। वीएसआर का कौन सा खाना है जो कोइंसाइड कर रहा है, वह है आपका 1 2 3 4 5 नंबर, 5 नंबर डिवीजन इंटू 0.01। अब इसकी वैल्यू जब पूरा ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ 1.45 सेंटीमीटर। इसका क्या निकला डायमीटर निकला, डायमीटर को या थिकनेस को, हाँ ठीक है 1.45 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू निकला, समझे। देख लो लेके तुम लोग भी देखो कोइंसाइड कौन कर रहा है उसमें, 1.4 में लिखा हूं, एक एक करके सब देख लो। हाँ 0. हाँ ओ जैसे स्क्रू गेज का 0.01 होता है 1 मिलीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर होता है। जैसे देखो होता क्या है, अब आलू को लाकर सोना चांदी वाले
मतलब जो तराजू उनका वाट में उससे नहीं तोड़ोगे, या फिर सोना को लाकर किलो तराजू वाले से तोड़ लो, ऐसे थोड़ा नहीं भाई। हर मैटर को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होती है, हर इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम एक्यूरेसी है, मिनिमम मेजरमेंट करने की एबिलिटी है। मीटर स्केल से आप 0.1 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकते हो मिनिमम। अब हम कह रहे हैं 0.01 सेंटीमीटर में मेजर कर कैसे करोगे, तो उसके लिए हमको वर्नियर स्केल चाहिए। अब क्या 0.001 सेंटीमीटर मेजर करो तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्क्रू गेज चाहिए। तो जितना छोटा मेजर उतना ही छोटा इंस्ट्रूमेंट। अब सोना मेजर करने के लिए आप मिलीग्राम में ही मेजर करोगे, और मिलीग्राम के लिए किलोग्राम वाले वाट माप से मेजर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। नोट कर लो इसको, नहीं जान रहे हो क्या, याद है सब, कहीं पेज में नोट कर लो, कहीं साइड में।